हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी निधि। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 27 मार्च 2017। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन और उससे पहले देख लेते हैं सबसे पहले हमारा आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, थर्ड इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI, नेक्स्ट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, then next is Howdy Rebels, that is fifth. Sixth is Indian Vultures. Seventh is Jim Corbett National Park. Eighth is Endosulfan. Then ninth is Article 1 of हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का Article 1. एंड लास्ट इज उगड़ी और उगाड़ी जो कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सीबीईसी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज CBEC is being renamed as Central Board of Indirect Taxes and Custom, that is CBIC. CBEC से CBIC होने वाला है एंड आफ्टर गेटिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल, मतलब अप्रूवल अगर मिल जाए लेजिस्लेशन का तो CBIC का नाम CBEC का नाम CBIC करने वाले हैं, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसका, फॉर इट्स पर्पज For this purpose, the Central Board of Revenue Act 1963 is expected to be amended. तो ये मतलब ये क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन हमें जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में आपको बताना था। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है, ये ऑप्शंस है। तो जी इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज सीबीईसी का नाम चेंज करके सीबीआईसी करने वाले, और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जो है यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन इसका लेजिस्लेटिव अप्रूवल जो है वो बाकी है। एंड नेक्स्ट इज ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है हमारा 1963 का, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो न्यूज़ ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे अरुण जेटली जी, उन्होंने ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का, इसके लिए परमिशन दे दी है, मतलब अप्रूवल दे दिया है। और ये क्यों करने वाले हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जो हमें जीएसटी का करना है फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो ये अच्छे से हो सके इसके लिए करना है। और साथ ही साथ ये क्या इंश्योर करेगा, दैट it will ensure rendering of taxpayer service and to all the taxpayers through an indirect tax administration structure having pan India presence। मतलब इस ये जो CBIC है ना, इसका पैन इंडिया प्रेजेंस होगा और इससे टैक्स पेयर को सर्विसेज जो है वो अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो और सर्विस अच्छे से प्रोवाइड हो इसलिए क्या क्या ये करने वाले हैं, तो यहाँ पे 21 जोन्स हो गए, 101 जीएसटी टैक्स पेयर की सर्विसेज कमिश्नरेट होंगे कंप्राइजिंग 15 सब कमिश्नरेट। ये जी डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें देखना क्या है, तो देखिए गवर्नमेंट कितने बड़े स्केल पे जो हमारा टैक्स नेट बढ़ाना है ना, इसके लिए क्या काम कर रहा है, या आप इससे बता सकते हो। और साथ ही साथ दूसरी बात हमारे लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अगर इतने अगर बढ़ाना है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी चाहिए होंगे ना, मतलब यूपीएससी की अगली ऐड जो है वो हो सकता है कि शायद बड़ी आई, इस बार की कम आई थी ना। सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। So first is World Conference on Environment is organized by Ministry of Environment and Climate Change, and next is it is organized in New Delhi। तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज थी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जी इसका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन ये ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा नहीं, ये एनजीटी जो है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। सो हमारा आंसर जो है वो है बी, दैट इज 2 ओनली। ओके, तो इसमें इसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी सर, इन्होंने किया था, और उसमें इन्होंने कुछ अच्छी बातें की है जो हमें मेंस में यूजफुल हो सकती है। सो फर्स्ट क्या है, तो ये है चिल्ड्रन वर्स सफर्ड ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है उस वजह से बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और बाकी क्या है, तो ये हमने रेगुलर बातें जो की, लेकिन इसके साथ साथ है ना, इन्होंने कुछ अच्छे कोट्स जो है वो कहे हैं जो आप चाहे तो मेंस में यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट क्या है, जो ये महात्मा गांधी जी का कोट है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। जी यूपीएससी ने इसी मतलब इसी ये जो कोट है उस पर एक बार ऐसे पूछा है, और साथ ही साथ इथिक्स में भी इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कोटिंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वेंडल बेरी, तो क्या कहा था उन्होंने, द अर्थ इज व्हाट वी हैव इन कॉमन, मतलब अच्छे से होना चाहिए सबके लिए कॉमन। नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रोथ इज सब्जेक्टेड टू रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ planet's natural resources, and
एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैव टू बी इम्पेडेड। एक्सेसिव जो हम अभी एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर रहे हैं ना अर्थ से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ये कम होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्टैट्स यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी ने बताए। तो क्या है, तो एनवायरमेंट जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है 24% तक जो हमारे डिसीज होते हैं ना ग्लोबल बर्डन का, डिसीज से 24% जो डिसीज होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, और उस वजह से इन 24% में से 23% जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा ये फर्स्ट है। देन नेक्स्ट क्या है, तो चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ये हमने कहा। और साथ ही साथ जो अंडर 5 एज से पहले जो 24% डेथ हो जाती है ना बच्चों की, उनके पीछे मेन रीजंस क्या होते हैं, तो डायरिया, मलेरिया एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस। और ये कौन क्यों होते हैं, तो ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही होते हैं। एंड साथ ही साथ 19% जो डेथ्स है वो कैंसर कैंसर की वजह से होती है। और उसके पीछे क्या रीज़न है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोड्यूसेस, और वो कैसी अनमाइंडफुल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेसेस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एनएचएआई के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखते हैं। द NHAI इज ऑटोनॉमस एजेंसी, ये देखिए ऑटोनॉमस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। नेक्स्ट इज इट इज अ नोडल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। Third is the NHAI was created through the promulgation of National Highway Authority of India Act 1988। मतलब ये अथॉरिटी ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है, और 1988 का इसका एक्ट था, उस वजह से ये बनाई गई थी। ऐसे 3 स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज NH74, दैट इज नेशनल हाईवे 74 इज इन मध्य प्रदेश। ये हमारे 4 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें से कौन से करेक्ट है, आप ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज ये ऑटोनॉमस बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, दैट इज ये 1988 का जो एक्ट था उस वजह से ये बनाई गई थी। लेकिन ये जो न्यूज़ थी जो पेपर में, ये है ना नेशनल हाईवे 74, ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो जी मतलब हमें तो इतने याद रखनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अगर कोई न्यूज़ में है किसी वजह से, तो देख लेना चाहिए कहाँ पे है। तो आंसर जो है वो है बी, दैट इज 1, 2 एंड 3। जी ये न्यूज़ थी जो त्रिवेंद्र रावत है ना, उत्तराखंड के नए सीएम, उन्होंने उत्तराखंड के सीएम, आई होप सो, आई थिंक हाँ ये सीएम ही है, रिसेंटली अप्रूव हुए, रिसेंटली आए हुए। तो इन्होंने ना सीबीआई प्रोब मांगा है, मतलब क्या कि सीबीआई के लिए एक केस दिया है। तो क्या कि ये जो NH74 का जो कंस्ट्रक्शन था, उसमें जो लैंड एक्विजिशन एंड कंपेंसेशन था, उसमें कैम हुआ है, ऐसा रिपोर्ट आया है। और उसमें लगभग 240 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, ऐसी बात सामने आ रही थी। कहाँ पे, तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जो इसका NH4 का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वहाँ पे। सो इस वजह से ये न्यूज़ में था, नेशनल हाईवे 74, ओके। तो और बाकी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। NHAI जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। देन नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टोल कलेक्शन, मतलब रोड की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और साथ ही साथ टोल भी कलेक्शन का काम NHAI करता है। एंड नेक्स्ट इज इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जी इसके बारे में सैटरडे को है ना हिंदू में एक आर्टिकल था जी। हम क्वेश्चन जब निकालते हैं ना पहले, तो आर्टिकल नहीं पढ़ते हमारे एडिटोरियल, लेकिन आपको भी पढ़ना है। मतलब अभी ऐसा नहीं बात है कि अभी प्रीलियम आ रही है तो सिर्फ न्यूज़ पढ़ के छोड़ दिया जी, आर्टिकल भी पढ़िए एटलीस्ट। नहीं तो यूट्यूब पे है ना बाकी बहुत से चैनल्स है जो हिंदू एडिटोरियल प्रोवाइड करते हैं, तो एटलीस्ट वो तो देख ही लीजिए। तो ये एडिटोरियल था, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन अभी आज फॉर्म किया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से स्टेट से पास होती है ये हमें पूछा है। तो फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़, फोर्थ इज झारखंड, फिफ्थ इज ओडिशा, सिक्स्थ इज महाराष्ट्र, सेवेंथ इज आंध्र प्रदेश एंड एट्थ इज तमिलनाडु। जी ढेर सारे ऑप्शन दिए हमने, मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये ढेर सारे ऑप्शन डाले गए। आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका आंसर जो है वो आपको बता देता हूँ। जी ये देखिए हमारी जो इंडियन मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो कहाँ से पास होती है, 82.5, ठीक है, ये 82.5 यहाँ से पास होती है। और देखिए ये स्टेट कौन कौन से है, तो फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, ओके। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, ये MP भी है थोड़ा एंड छत्तीसगढ़ भी है, ओके। एंड नेक्स्ट इज ये है, ये देखिए यहाँ से ओडिशा है, एंड लास्ट इज आंध्र प्रदेश है, ठीक है।
ये है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो आंसर है 1 2 3 5 7। जी इसकी ना कुछ इमेज नहीं मिल रही थी अच्छे से, तो ये एक इमेज और ये एक इमेज हमने प्रोवाइड की है। यहाँ पे ये है 82.5। ओके, और एडिटोरियल क्या था जी, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ से गुजरात तक 1 घंटे का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 1 घंटे का डिफरेंस है। इस वजह से होता क्या है, सन जो है वो यहाँ से राइज होता है, ठीक है, मतलब ईस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इंडिया में सनराइज जो है यहाँ पे सबसे पहले हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस एरिया में अगर 6 बजे, अगर 6 साढ़े 6 बजे अगर सनराइज होता है तो यहाँ पे 1 1 1 2 घंटे पहले है ना ये। तो इस वजह से यहाँ पे ना 4 5 बजे ही सनराइज हो जाता है, मतलब इनका जो टाइम है वो वेस्ट चला जाता है। और साथ ही साथ इनके इस वजह से मतलब अगर शाम को भी 4 5 बजे ही सन जो है वो सनसेट हो जाता है ना। सो इस वजह से होता क्या है कि इनको लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। तो इस वजह से इन्होंने मांग की है कि हमें एक अलग से स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बनानी चाहिए। ऐसी मांग तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ देखा नहीं गया है इसके बारे में। बहुत से रीजंस है कि हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमें है वो करना है, बाकी और बहुत से रीजंस है। आप चाहे तो वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एक अच्छा आर्टिकल था। हम बाकी फैक्ट्स जो है वो इसके देख लेते हैं। ये जो जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम जो बनाई गई थी, इसके प्रपोजल किसने रखा था, तो 1878 में सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, इन्होंने ये प्रपोजल रखा था। और इन्होंने क्या किया था, जो हमारा अर्थ है ना वो 360 टोटल जो है इसका 360 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसको 24 आवर्स है हमारे। तो इसको ऐसे ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और उस वजह से क्या हुआ, तो टोटल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक 15 डिग्रीज का ऐसा हर एक पार्ट यहाँ पे बन गया है। ओके, ये ऐसे 15 डिग्रीज का हर एक पार्ट, और यहाँ से जो है ना वो जीएमटी पास होता है यहाँ से। ओके, अरे यार सॉरी, यहाँ से ये जीएमटी ऐसे पास होता है और यहाँ से हमारा 82.5, मतलब इतना डिफरेंस है। सो इस वजह से यूके में और इंडिया में 5.5 आवर्स का डिफरेंस है। और बाकी बातें हम देख लेते हैं जी यहाँ पे, सॉरी। तो बाकी क्या है, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने पूरे देश के लिए आईएसटी जो है, जो हमने अभी देखा स्टेट्स उनसे गुजरने वाली, ये अपना ली थी होल होल कंट्री के लिए। लेकिन कोलकाता और मुंबई की अपनी अलग सी तब की कुछ स्टैंडर्ड टाइम लाइन थी। उनको किस नाम से जाना जाता था, तो कलकत्ता टाइम एंड बॉम्बे टाइम। कलकत्ता टाइम जो था वो 1948 तक था और बॉम्बे टाइम 1955 तक था। और बाद में पूरे देश में एक ही टाइम सिस्टम जो है वो अपना ली गई, ठीक है। और ये बात आप जानते होंगे कि ये जीएमटी यहाँ से ही क्यों गुजरता है, पता है, मतलब हम जीएमटी को ही जीरो क्यों कंसिडर करते हैं। तो इसके जी मेन बेसिकली दो रीजंस है। पहली बात तो ये जो है ना स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, ये तो यूके के थे, मतलब ये यूके के थे। और साथ ही साथ जो 18 सेंचुरी थी, 19 सेंचुरी, वह उस समय यूके जो है वो बहुत ही मतलब दुनिया का सेंटर यूके था। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि जीएमटी यहाँ से पास होती है। और साथ ही साथ है ना, देखिए यहाँ पे अगर 12 बजे तो दूसरी भी जगह 12 बजे होंगे, तो वो यहाँ पे बजेंगे ना, मतलब ये जो है अगर आप गोल पूरा कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे बजते। और तो हमें ऐसा एरिया चाहिए था कि जहाँ पे कम से कम ज़मीन होगी, ठीक है। तो इसके 180 डिग्रीज अपोजिट पे यहाँ पे सबसे कम जमीन है। तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, आप जानते होंगे। सो मतलब हुआ क्या कि आपने देखा होगा कि ये बेरिंग स्ट्रेट, मतलब जो हमारी डे लाइन जो है ना, यहाँ से डे लाइन पास होती है, वो ऐसी जिगजैग बनाई गई है सो दैट डे का जो हमारा कैलकुलेशन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। जीएमटी के बारे में और आईएसटी के बारे में हमने अभी अच्छे से कवर कर लिया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हौती रिबल्स आर फ्रॉम, तो हौती रिबल्स कहाँ से है, इराक, सीरिया, येमेन और ओमान। तो जी इसका आंसर है सी, दैट इज येमेन। ये यहाँ पे न्यूज़ थी ऑल इंडिया रेडियो की। प्रो हौती कोर्ट सेंटेंस येमन प्रेसिडेंट अदर टू डेथ ट्रीजन। ये ट्रीजन क्या होता है, तो क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री स्पेशली बाय अटेम्प्टिंग टू किल और ओवरथ्रो सॉवरेन और गवर्नमेंट। ओके, मतलब हुआ क्या है कि जो कुछ 2 साल पहले वहाँ पे एक सिविल मूवमेंट हुआ था, सिविल वॉर हुआ था। और उसके बाद अभी वहाँ से जो हौदी रिबल है ना, वही सभी सत्ता जो उनके अपने पास काबिज किए हुए है। और कोर्ट भी अभी उन्हीं के पक्ष में है। तो कोर्ट ने उस सिविल वॉर के लिए प्रेसिडेंट को मौत की सज़ा सुनाई है। ये तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए यहाँ पे येमेन है, यहाँ पे ओमान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे हमने एक बताया था गल्फ ऑफ होमरूज, ठीक है, याद है ना, गल्फ ऑफ होमरूज हमने एक क्वेश्चन कवर किया था। और यहाँ पे है ये गल्फ ऑफ एडन, एडन है इसका नाम, आई थिंक सो, ठीक है।
तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियन वल्चर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इंडियन वल्चर के बारे में कौन सा करेक्ट है? सो फर्स्ट इज, it has been listed as critically endangered on IUCN Red List since 2002. And next is, Indian vulture died of renal failure caused by diclofenac poisoning. मतलब ये किस वजह से मरते हैं? तो रीनल फेल्योर क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। और ये किस वजह से होता है? तो डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग की वजह से, ऐसा हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है जो इंडियन वल्चर्स है वो IUCN की लिस्ट में, और सिंस 2002। और रीनियल फेल्यूर जो डाइक्लोफिनेक की वजह से होता है, इससे वजह से ये जो इंडियन वल्चर्स है इनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही थे। ये रहा जी इंडियन वल्चर। और बाकी कुछ क्या है, तो इंडियन वल्चर जो है वो नेटिव कहाँ से है? तो इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। और बाकी तो जो बात है वो तो हमने बताई। ये बात हमारे इंपॉर्टेंट है। रीनल फेल्यूर क्या होता है? अ कंडीशन इन विच द किडनीज ऑफ दोज एंड किडनीज लूज द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड्स। ठीक है, मतलब किडनी की जो वर्किंग है वो खराब हो जाती है। ये जो डाइक्लोफिनाक है ना, ये हमें जो हमारे बैल वगैरह जो होते हैं ना, अगर उनको कुछ बीमारी हो जाए, तो मतलब कुछ वोंड वगैरह हो जाए, तो उनको ठीक करने के लिए ये यूज़ करते हैं। और जब ये स्कैवेंजर्स है ना, ये पंछी वगैरह, तो ये उन बैल वगैरह ऐसे जो कुछ प्राणी होते हैं उनको खाते हैं, तो ये डाइक्लोफिनाक इनके अंदर चला जाता है, और इससे वजह से उनकी किडनीज भी खराब हो जाती है, और साथ ही साथ उनके जो एग्स है ना, उनकी शेल थीन हो जाती है। उस वजह से जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी मतलब आ नहीं पाती। तो इस वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस लिस्ट में अभी 2002 से शामिल किए गए हैं। ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड विच ऑफ द इज आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें पूछा है। सो फर्स्ट इज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फॉरेस्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नॉर्दर्न इंडिया, हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज, रामगंगा रिजर्वायर इज लोकेटेड इनसाइड द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें पूछा है। तो जी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में है। एंड नेक्स्ट इज, ये रामगंगा रिजर्वायर जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर ही है। हमने कहा था कि अगर आप किसी भी नेशनल पार्क के बारे में अगर पढ़ रहे हो ना, तो विकिपीडिया पे ही देखिए, क्योंकि क्या है ना, अभी यूपीएससी इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। यूपीएससी इसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछती है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपका काम बढ़ेगा, लेकिन मार्क्स जो है वो अच्छे से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए, वन ओनली इनकरेक्ट। ओके, ये न्यूज़ थी कंदी रोड प्रोजेक्ट उत्तराखंड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो रोड प्रोजेक्ट है ना, ये बिल्कुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके भीतर से जा रहा है। सो कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके बारे में। सो ये न्यूज़ में है। और पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको कवर किया था एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में। सो काफ़ी न्यूज़ में है, शायद यूपीएससी पूछ भी ले। सो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ हमने इसके कौन से फौना है यहाँ पे फेमस ये बताया है। दैट इज़ बंगाल टाइगर है यहाँ पे, साथ ही साथ लियोपर्ड है, एलिफेंट वगैरह, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एंडोसल्फान एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। एंडोसल्फान के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। ओके, एंडोसल्फान इज एक्यूटली न्यूरोटॉक्सिक टू बोथ इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ओके, ये न्यूरोटॉक्सिक्स है, मतलब न्यूरॉन्स जो होते हैं ना हमारे अंदर, उस पर ये टॉक्सिक काम करता है, मतलब एज ए जहर का काम करता है। एंड बोथ इंसेक्ट्स के लिए, मैमल्स के लिए और ह्यूमंस को भी इसमें इंक्लूड किया है, मतलब ह्यूमंस के लिए भी एंडोसल्फान टॉक्सिक है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज, इट इज एनलिस्टेड एज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब जिससे कैंसर होता है, ऐसा ये एजेंट है, ऐसा कहा गया है। सो कौन सा करेक्ट है ये हमें बता रहा है। तो जी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज इसको न्यूरोटॉक्सिक का, ये न्यूरोटॉक्सिक है। और किसके लिए? मैमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, और ह्यूमंस तो ऑब्वियसली मैमल है तो ह्यूमंस के लिए भी। एंड नेक्स्ट जो है वो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट नहीं है अब तक के लिए, मतलब लिस्ट कर दिया गया नहीं है। सो हमारा आंसर है दैट इज ए ओनली। ओके, ये न्यूज़ थी जो कुछ एंडोसल्फान के विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया है। तो जी ये देखिए, ये न्यूरोटॉक्सिक है जो हमने कहा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये लिस्ट नहीं किया गया है एज अ प्रोबेबल कार्सिनोजेनिक एजेंट बाय EPA IA, ये कुछ एजेंसीज होगी, इन्होंने इसको एज अ कार्सिनोजेनिक एनलिस्ट नहीं किया है। ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक पेस्टिसाइड ऑन मार्केट टुडे, एंडोसल्फान, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फैटल फेटिसाइड पॉइजनिंग इंसिडेंसेस अराउंड द वर्ल्ड। और ये साथ ही साथ क्या है, तो जीनोस्ट्रोजन मतलब क्या होता है? अ सिंथेटिक सब्सटेंस दैट इमिटेट्स और एनहांस द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का इफेक्ट एनहांस करता है कौन?
इसको क्या कहते हैं, जेनोस्ट्रोजन, ये एंडोसल्फान ये जीनोस्ट्रोजन भी है, एंड इट कैन एक्ट एज अ एंडोक्राइन डिस्टरप्टर कॉजिंग रिप्रोड्यूसिव एंड डेवलपमेंट डैमेज इन बोथ एनिमल्स एंड मैमल्स। मतलब इसकी वजह से, एंडोसल्फान की वजह से मैमल्स में कुछ डेवलपमेंटल, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एंडोसल्फान जी किस ट्रीटी से बैन कर दिया गया है, ये हमने क्वेश्चन रिसेंटली कवर किया था। तो अगर आप कमेंट्स में बताइए एंडोसल्फान जो है वो किस ट्रीटी की वजह से बैन किया गया है। हमने कुछ लगभग 13, 14 या 15 जो मार्च का हमारा वीडियो था उसमें ये क्वेश्चन कवर किया है। अगर आपको आंसर चाहिए हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया गया है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट ऐसे हमें डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 1 रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। और रीजन क्या है इसका, तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग दी स्टेट। तो ये रीजन दिया गया है। आप असर्शन और रीजंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो जानते ही होंगे, तो हमें इसका आंसर बताना है। आंसर है जी इसका ए, दैट इज ये दोनों करेक्ट है, मतलब असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और साथ ही साथ ये जो रीजन है ये इसको असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। मतलब क्या है कि जी हमारा स्टेटमेंट क्या है, आंसर क्या है कि हमने जो स्टेट्स है उन्होंने मिलकर हमारा इंडिया को बनाया नहीं है। ओके, हमने यूनियन है, इस वजह से हमारा, हम इंडिया को एज ए फेडरेशन नहीं कहते, हम इंडिया को यूनियन कहते हैं। सो बाकी है तो यही बात थी। और यहाँ पे हमारा आर्टिकल 1 क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत। जी दो नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए, ये भी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी कभी कभी कि कौन से नाम है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, सो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज उगड़ी और उगाड़ी जो कुछ है वो। तो फर्स्ट इज इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ फोक डांस इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज इट इज अ न्यू ईयर्स डे फेस्टिवल इन पंजाब। Next is it is a New Year's Day for the people of the Telugu and Kannada. And next is it is a post harvest festival in Eastern India. तो जी इसका आंसर है ये पीआईबी में आज का न्यूज़ नहीं थी, सिर्फ यही एक कुछ 2-3 न्यूज़ थी, तो इसमें से यही एक न्यूज़ थी। तो ये सी है इसका आंसर, ये जो है वो न्यू ईयर्स डे है फॉर पीपल ऑफ तेलुगु एंड कन्नड़ा, क्या है, उगाड़ी। ओके, ये न्यूज़ थी पीआईबी की, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सेलिब्रेशन कैपिटल में ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पे उन्होंने कहा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज आइडेंटिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज आइडेंटिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, ऐसा पीएम ने उगाड़ी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के वक्त कहा। और बाकी बातें देख लेते हैं जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यूपीएससी ने इस पे 2014 में क्वेश्चन पूछा था, देख लेते हैं। इट फॉल्स ऑन डिफरेंट डे एवरी ईयर बिकॉज हिंदू कैलेंडर इज ल्यूनिसोलर, मतलब सन से इस पे डिपेंड है कैलेंडर। देन दिस हॉलीडे इज वन ऑफ द मोस्ट एस्पिशियस डे फॉर द पीपल ऑफ तेलुगु एंड कन्नड़ा। द शक कैलेंडर बिगिंस विद द मंथ ऑफ चैत्र। शक कैलेंडर आप जानते होंगे, शक जो कैलेंडर है वो चैत्र जो मंथ है जो अक्सर मार्च या अप्रैल में आता है उससे स्टार्ट होता है। और उगड़ी जो है, उगाड़ी, ये इस चैत्र जो मंथ है उसका फर्स्ट डे दैट इज न्यू ईयर कहलाता है। इट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ पंचांग, पंचांग जो होता है उसका भी फर्स्ट मंथ होता है ये। किसके, ये जो पंचांग है उसको क्या कहते हैं, कैलेंडर को, विक्रम संवत और भारतीय नववर्ष। और साथ ही साथ ये हॉलीडे मतलब उगुड़ी जो वो कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल जो उगाड़ी है इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं गुड़ी पाड़वा। ओके, जो मराठी न्यू ईयर होता है। ठीक है, तो जी ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप हमने अच्छे से सभी कवर किया हो। सो आप भी इसके बारे में और पढ़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। चलो बाय, मिलते हैं बाद में।